वेलकम टू फिज़िक्स है बोर्ड। आज हम लोग टू डायमेंशनल मोशन को शुरू करने जा रहे हैं। टू डायमेंशनल मोशन यानी एक ऐसा मोशन जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट के दो एक्सिस के अलोंग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस के अलोंग उससे सेपरेट करने के बाद उसको डील कर सकते हैं। सो इसमें पहला नाम 2D मोशन में यानी टू डायमेंशनल मोशन में हमारा क्या आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले समझेंगे कि क्या है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आप सभी क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं, फुटबॉल बहुत शौक से देखते हैं, ठीक है ना। सो जब भी आप जाते हैं फुटबॉल खेलने और वहाँ आप कोई किक करते हैं, तो किक जब करते हैं आप, तो आप क्या करते हैं, फुटबॉल को एक ज़ोरदार तरीके से हिट करते हैं अपने इस पाँव से। और ये फुटबॉल अब क्या है, ऐसे एक पर्टिकुलर पाथ बनाते हुए फिर से जाके ग्राउंड को हिट करता है, अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए तो। ठीक है, क्रिकेट की अगर बात है, बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन अगर अपने बैट से 6 मारता है, ठीक है, वो ज़ोरदार तरीके से उस बॉल को हिट करता है और वो भी एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से उसने मारा बहुत ज़ोरदार तरीके से, और वो बॉल एक पर्टिकुलर पाथ को हिट करते हुए आपको ग्राउंड पर जा गिरता है, वो भी 6 है। आप देखिए ये उसका ग्राउंड है, यहाँ से उसने हिट किया है, ठीक है, और यहाँ जाकर वो फाइनली गिर जाता है। ठीक है, यहाँ से उसने किक किया और वो वहाँ जाके फिर से ग्राउंड को हिट कर रहा है। यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है, बैट से हिट कर दिया गया और वो जाके वहाँ गिर गया। ठीक है, सो बहुत बार ये होता है कि आप किसी हाइट पर खड़े हुए हैं और किसी हाइट यानी अपने रूफ पे खड़े हुए हैं या किसी और भी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं, माउंटेन के टॉप पे जाकर खड़े हुए हैं और वहाँ से किसी चीज़ को आप ऐसे हिट कर देते हैं हॉरिजेंटली किक करते हैं, तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, बिल्कुल ऐसे आकर गिरता है। ठीक है ना। बहुत बार आप देखते होंगे जो फ्लड हिट एरिया में हेलीकॉप्टर से कोई सामान को फेंका जाता है, वो हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा होता है, बिल्कुल ऐसा सीधा जा रहा होता है, चल ही रहा है, अभी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बस उसने क्या किया है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया है, वो क्या करता है, ऐसे करके जाकर यहाँ फॉल कर जाता है। ठीक है, सो ये देखिए हाइट, और यहाँ से ऐसे, यहाँ देखिए ये हाइट, यहाँ से ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, आप सभी में गौर करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, पूरा उसको फॉलो कर रहा है, किस पे, एक हॉरिजेंटल जो आपका एक्सिस है उसके साथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या किया है इसने, अगर आपने इधर की तरफ किक किया था तो एक एंगल पर्टिकुलर बनाकर आपने किक किया है। जब हम किक कर रहे होते हैं तो इतना सोचते नहीं है कि कितना एंगल पे हम उसे हिट कर रहे हैं। सिंपली जब आपने हिट किया विद द हॉरिजेंटल, आपने एक एंगल बनाया और एंगल बनाने की वजह से ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर आप चाहें तो और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे मानकर चलिए कि ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है और उस इंक्लाइन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं। ठीक है, मतलब फेंके थे आप हॉरिजेंटली, बट वो आपने फेंका ऐसे, बट वो कैसे आ रहा है, ऐसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, या फिर किसी और भी पाथ पर, इंक्लाइंड पाथ पर ही आप उसे नीचे की तरफ से फेंक रहे हैं। ठीक है ना, सो वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो एनॉर्मस केसेस हैं टू डायमेंशनल मोशन के। और जब किसी, फिर से समझ लीजिए व्हाट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, या टू डायमेंशनल मोशन है, इट इज 2D मोशन। क्यों 2D मोशन है, क्योंकि हम इस मोशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स एंड वाई एक्सिस में अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है,
अलग अलग करके उसे सेपरेट करते हैं, उनके कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक लेकर जाते हैं। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल में कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। ठीक है, सो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं। ये तो 2D का आप समझ गए और कैसा मोशन होगा ये भी आपने समझ लिया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग प्रोजेक्टाइल में सिंपली जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है उसके बारे में समझते हैं और उसके कुछ डिफिनीशंस को समझते हैं। ठीक है, उसके डिफिनीशंस को समझने के लिए ज़रा सा फिर से फिगर एक बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपने, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यह कोई हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया है, एक हिट करके ऐसे करके इनिशियल जिसकी वेलोसिटी u है, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर आपने किसी चीज़ को फेंका है। ठीक है, जैसे भी फेंका हो, किक करके फेंका हो, हिट करके फेंका हो। ठीक है, अब वो क्या है, हिट करने के बाद ये पाथ फॉलो कर रही है। ठीक है, अब ये पाथ फॉलो कर रही है। ठीक है, सो इसको आप समझिए, ये एक पैराबोलिक पाथ जैसा है आपके सामने। ठीक है, पैराबोलिक पाथ लग रहा है बिल्कुल। बाद में हम मैथमेटिक्स के थ्रू भी ये समझ पाएंगे, प्रूव भी कर पाएंगे कि ये पैराबोलिक पाथ ही है। ठीक है, सो एक चीज़ तो कंप्लीट यहाँ पर है कि ये पैराबोलिक पाथ क्यों फॉलो कर रहा है। अगर आप किसी चीज़ को हिट करते तो वो सीधे सीधे ऊपर की तरफ चला जाता, नहीं। आपको इस बात को ऐसे समझना है कि ये पैराबोलिक पाथ इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि लगातार ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके कारण वेट एक तरह का फोर्स है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले। ठीक है ना, उसको डील करने से पहले। क्या है वो, एक तो यह है कि ग्रेविटी जो है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, मीन्स इट इज जी को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं। ठीक है, अब क्यों मान लेते हैं कांस्टेंट, कारण ये है कि हमारा प्रोजेक्टाइल जो हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है, उसका जो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसे हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। जितना पाथ इसने हॉरिजेंटली फॉलो किया है उसका प्रोजेक्शन जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल एक तरह से कहिए। ठीक है, आपको मालूम है रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर है। ठीक है, सो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट मानते हैं। और अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वेट के फॉर्म में, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, सो पहली बात आप ये मान लेते हैं वहां पर इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को डील करने से पहले। सो पहला क्या है पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। और दूसरा क्या है, एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस लिखा गया, ये रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस जिसको एयर ड्रैग भी बोलते हैं, वो हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन को डील करने से पहले। पहला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल कांस्टेंट है, और दूसरा क्या है, एयर रेसिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए। नेग्लिजिबल नहीं होगा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल कांस्टेंट एंड एयर रेसिस्टेंस जो एयर ड्रैग होता है वो नेग्लिजिबल। हमने बताया क्यों हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये जो हॉरिजेंटल रेंज है या इसकी हाइट है, ठीक है, वो जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी वो सब अभी हम लोग देखेंगे, वो कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। दैट्स व्हाई जी इज सपोज टू बी टेकन एज कांस्टेंट। ठीक है ना, सो अब आइए हम लोग ये दो पॉइंट के बाद अब और आगे बढ़ते हैं।
इसकी बेसिक डिटेल्स को पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया, इसका मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं एक पर्टिकुलर एंगल विद द हॉरिजेंटल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल विद द हॉरिजेंटल जब हम थ्रो करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। कब? जब हमारा फोर्स जो गिवन है अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट माना हुआ है और एयर ड्रैग को भी नेग्लिजिबल माना हुआ है। इसका मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस विथ सर्टेन एंगल with the horizontal, then it follow a parabolic path, and this parabolic path को फॉलो करने वाले ऑब्जेक्ट में एक मोशन है, उसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। सो when any object is thrown oblique, then it follow a parabolic path, ठीक है। when any object is thrown obliquely, then it follow a parabolic path. The motion of such particle is called projectile motion, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये बात को ध्यान रखना है कि वो ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है एक सर्टेन एंगल पर विद द हॉरिजेंटल, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, तब उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। मैंने ये एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन लिख दिया है, बट समझने के लिए आपको वो फिगर के थ्रू ही समझना होगा। व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद द सर्टेन एंगल विद द हॉरिजेंटल and it follows a parabolic path, then the motion of that object is called projectile motion, ठीक है। अब जिस पॉइंट से आपने उसे फेंका है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। और जिस एंगल से फेंका है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो ये छोटी मोटी बातें हैं, इसको दिमाग में पहले क्लियर कर लीजिए। जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, कौन? जो दिया हुआ ऑब्जेक्ट है एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब आइए, जब इसको हम इस तरह से थ्रो करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। नाउ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस इट फॉलोड, the horizontal distance it followed is called its range or horizontal range, ठीक है। it is called its range or horizontal range। सिंपली रेंज भी आप बोल सकते हैं और हॉरिजेंटल रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप सिर्फ अपने माइंड में इन सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। टाइम टेकन to follow this parabolic path and getting onto the horizontal point, यानी एक बार आपने जिस पॉइंट से हिट किया था, जिस हॉरिजेंटल
लाइन से आपने उसको हिट किया था, उसी हॉरिजेंटल लाइन पर जब दूसरी जगह वो अपना पूरा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके हिट करता है, देन ये क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, क्या कहलाता है ये वहाँ पर? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। सो ये इनकी कुछ बेसिक बातें हैं। पहले तो समझ लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। क्यों 2 डायमेंशनल है? क्योंकि इन्हें समझने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पर्टिकुलर प्लेन में जाकर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के 2 एक्सिस से अटैच करके उनकी तमाम चीज़ों को, वेलोसिटी को, हर एक चीज़ को, एक्सेलरेशन को, सारी चीज़ों को हम अलग अलग एक्सिस में कंपोनेंट के फॉर्म में उसको तोड़ते हैं, सेपरेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने के बाद एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली एक सर्टेन एंगल विद द हॉरिजेंटल से थ्रो किया जाता है तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, और वो जो मोशन फॉलो किया गया है उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, ठीक है। और जिस पॉइंट से थ्रो किया गया था वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, जिस एंगल से थ्रो किया गया था वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, और जो पाथ फॉलो किया था उसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं, और जो टाइम लिया गया है पूरा एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने के लिए और फिर से आ जाने के लिए हॉरिजेंटल एक्सिस पे, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो ये है, उसे हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। और इस पूरे पाथ ट्रैवर्सल में वो प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट एक बार अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, उसे हम लोग एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेंज को जनरली कैपिटल R से डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को जनरली T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T। आप स्मॉल भी लिखें, आप फ्री हैं, बट दिस इज कस्टम, ठीक है। और वहाँ एच मैक्स, ठीक है। अब आइए इनके अंदर छिपे हुए सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि इसको फिर से रीड्रॉ करें, और इसको एक्सिस के साथ अटैच करने के बाद हम लोग उसके ऊपर पूरी डीलिंग करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन, ठीक है। बार बार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोशन जो है वो कन्फाइंड है एक पर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है। और प्लेन क्या है? एक XY एक्सिस के थ्रू हम उसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर से हम यहीं पर बनाएंगे वो फिगर, और उसको आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। ये देखिए, इस बार हम एक्सिस को पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा पैराबोलिक पाथ है जो इसने फॉलो किया है, और मान लीजिए कि ये हमने u इनिशियल वेलोसिटी u से इसको हमने थ्रो किया है विद द एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल, ठीक है। और थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अब हमने क्या किया? इस पूरे मोशन के साथ x एक्सिस और y एक्सिस को अटैच कर दिया, ठीक है। अब आपको देखना यह है कि ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, एट ओरिजिन आपने इसको अटैच कर लिया है, ठीक है। अब सबसे पहला आपका काम होना चाहिए इस पूरे दिए हुए मोशन में आपको x एंड y कोऑर्डिनेट के हिसाब से उनके वेलोसिटी को, उनके एक्सेलरेशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ डील कर लें पहले, ठीक है। सो हम यहीं पे डील करेंगे। सो इसमें समझिए कि एक चीज़ ये है कि ग्रेविटी हमने कांस्टेंट मानी हुई है, तो जब भी आपने थ्रो किया है इसे, जब भी थ्रो किया है तो ग्रेविटी किधर लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो किधर है? ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पूरे पाथ में ऑलवेज डाउनवर्ड्स लग रही है। क्यों डाउनवर्ड्स लग रही है? क्योंकि हमेशा वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लग रही है, ठीक है। इसलिए हर समय वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। सो
अगर नीचे की तरफ जा रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, क्यों? क्योंकि आपने ये पॉजिटिव एक्सिस माना हुआ वर्टिकली अपवर्ड, सो वर्टिकली डाउनवर्ड इज माइनस जी। ठीक है, सो ए एक्स के डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी बताइए मुझे। अगर ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं सो दैट कि इससे ओवरलैप ना कर जाए। सो आपको अगर एक्स डायरेक्शन में निकालना हो ग्रेविटी, सो ये कितना हो गया 90 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस जी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। देयरफॉर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। मीन्स सिंपली समझिए ना, यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, ये जी लग रहा है और ये इस तरफ कंपोनेंट ले जा रहे हैं, तो ये माइनस जी, और अगर ए एक्स ले जाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा? जी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। देयरफॉर एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। क्लियरली समझ लीजिए इस बात को। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इंटरप्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए पूरे पेशेंस के साथ उसको समझने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले एक्सेलरेशन हमने क्लियर कर लिया कि इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और हमने चूंकि कांस्टेंट माना हुआ शुरू से ही। क्यों? क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में इनका जो भी डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, सो आइए एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट में सबसे पहले हम इसे सेपरेट करें। इनिशियल वेलोसिटी है, आइए सबसे पहले एक्स कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट। सो एक्स कंपोनेंट में सबसे पहले ये यू एक्स एंड यू वाई। ठीक है, तो हम सिर्फ यू एक्स लिखेंगे। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, सिर्फ एक्स का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए, ये तो यू एक्स निकल गया, अब हम निकालते हैं वी एक्स। तो वी एक्स कितना होता है? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, और यू एक्स कितना है आपके पास? यू कॉस थीटा है, एंड ए एक्स कितना है? 0 है। देयरफॉर 0 इंटू टी, देयरफॉर दिस इज यू कॉस थीटा। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गई आपकी। एक तो ये कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज यू कॉस थीटा, एंड फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी in x direction is also u cos theta, means initial and the velocity after time t चेंज नहीं कर रहा है x डायरेक्शन में। समझ लीजिए, इसको और भी अच्छे से समझाएंगे, बट ये देख लीजिए दोनों का रिजल्ट एक जैसा आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे कहाँ? तो हमको निकालना क्या है? ux निकल गया, vx निकल गया। अब y कंपोनेंट को भी थोड़ा सा देख लें पहले, क्योंकि अगर सबको एक साथ करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। y कंपोनेंट में एक चीज़ क्लियर है, ए वाई है हमारा। सो y का इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज u साइन थीटा। y क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये प्रोजेक्शन, ये जो कंपोनेंट होगा वो u साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए y के डायरेक्शन में वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, सो दिस इज यू वाई प्लस ए वाई टी। दिस मीन्स u साइन थीटा प्लस दिस इज ए वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। देयरफॉर दिस इज u साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, चेंज हो गया। x के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, बट y के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज कर जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या निकालना है? x के अलोंग डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज़ वाई हम x के अलोंग इस पूरे को x ही बोल देते हैं। ठीक है ना, सो x अगर हम निकाल लेते हैं तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, यू एक्स टी कितना हो जाएगा? यू एक्स यू कॉस थीटा है। ठीक है, यू कॉस थीटा, एंड दिस इज इनटू टी, और आप जानते हैं कि ए एक्स ऑलवेज 0, देयरफॉर दिस इज यू एक्स टी पर ही आकर रुक गया।
और y के डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देयरफॉर दिस इज यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा इंटू टी, और ए वाई का वैल्यू माइनस जी होता है, देयरफॉर दिस इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए हमारे पास कई सारे रिजल्ट आ गए हैं। अब थोड़ा सा मैं सबको इंटरप्रेट करना चाहता हूँ आपके लिए। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहता हूँ, आइए उसको समझिए। इफ़ ए एक्स यानी एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो, देन आपको मालूम है कि ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। देयरफॉर ये अगर x के डायरेक्शन में है तो वी एक्स माइनस यू एक्स डिवाइडेड बाई टी, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर ये t क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वी एक्स माइनस यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। देख लीजिए इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आपकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, यहाँ से भी आ गया। किस डायरेक्शन में सेम है, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ जब आपको क्लियर हो गई है तो अब दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम एक चीज़ तो अब हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि भाई y के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज कर रही है बट x के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। सो दिस इज इफ x एंड दिस इज y, देन टेंजेंट जो होगा दिए हुए पॉइंट पर वो एक्चुअल वेलोसिटी दिखा रहा होगा। ठीक है, इफ दिस इज x एंड दिस इज y, देन टेंजेंट जो होगा वो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो y कंपोनेंट ख़त्म। ठीक है, ओनली x कंपोनेंट आपका रह गया, मीन्स यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक है, क्यों ज़ीरो, अभी उसको भी समझ लेते हैं। आइए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, ऐसे, तो क्या उसको जब मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंच जाता है अपने इस वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ही सही वो स्टॉप होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको लगातार पुल कर रही होती है और आपने उसे थ्रो किया था ऊपर की तरफ, देयरफॉर वो ऊपर जा तो रहा है बट वो कहीं ना कहीं जाकर थोड़े ही सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ही सही रुक जाता है। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ लागू हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने इसे ऑब्लिकली एक एंगल के साथ तो फेंका ज़रूर है बट ग्रेविटी लगातार कम कर रही है और उसके जो हाइट को वो एक तरह से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो वहाँ से हाइट उसकी घटाने लगी। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होते होते, जैसे जैसे हाइट मैक्सिमम होते जा रही है वैसे वैसे वेलोसिटी घटते जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो जाकर रुक जाती है। ठीक है, वैसे भी रुक जाने का मतलब क्या है, वैनिश कर जाती है y के डायरेक्शन में वेलोसिटी। वो देख लीजिए यहाँ से कैसे वैनिश कर रही है। ठीक है, वी वाई आपका कितना आया है, u साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, u साइन थीटा माइनस जी टी, ये देख लीजिए, ये सब क्लियर रखिए माइंड में। सर टाइम बढ़ता जा रहा है, ये देखिए माइनस है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ये क्वांटिटी u साइन थीटा से घटती जा रही है। टाइम बढ़ता जा रहा है, वो क्वांटिटी घटती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वो क्वांटिटी घटती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब u साइन थीटा किसी पर्टिकुलर टाइम t पर जाकर एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देती है और वो तभी हो पाता है जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है, अपने पीक पर पहुंच जाती है, तो वेलोसिटी वहाँ पर
वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है। एक्स तो कभी चेंज नहीं करने वाली है, देख लीजिए, ठीक है। सो ये एक डिज़ाइन नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है कि आपने उसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये अब फिर से आपका टेंजेंशियल ये गया, अब इस पॉइंट पर आया, ठीक है। एक्स के डायरेक्शन में तो वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है, वाई के डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो एरोज है ना, दिस इज नॉट merely a design, it shows the velocity along the x direction and y direction and how it changes, ठीक है। सो y के डायरेक्शन में देख लीजिए gt लगातार सबट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन x के डायरेक्शन में जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है। y के डायरेक्शन में इनिशियली u sin थीटा था, लेकिन u sin थीटा में से gt लगातार सबट्रैक्ट होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वो वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। सो इन सब बातों को बिल्कुल माइंड में फिट करके रखना होगा आपको, ठीक है। अगर ये बातें फिट नहीं हुई तो समझ जाइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो आइए हम इसको समराइज करते हैं, क्योंकि हमें और भी रिजल्ट पे पहुंचना है। समराइज करते हैं इस पूरे दिए हुए इसको कि इनिशियली वेलोसिटी u थी, आपने उसको एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया और सब कोई कंपोनेंट को तोड़ लिया। नीचे जगह कम है इसलिए हम बाकी के कंपोनेंट को नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है। वो चूंकि हमें समझाना था तो फिगर इतना ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर एक्स कंपोनेंट के डायरेक्शन में फिर से अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे फाइनल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल आप जानते हैं वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax t, सॉरी नॉट t, दिस इज x, ठीक है। सो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स कितना है आपका u cos थीटा, देयरफॉर दिस इज यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ax कितना है 0 है, देयरफॉर ये पूरा टर्म 0। y डायरेक्शन में जब आप निकालेंगे किसको, फाइनल वेलोसिटी को, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay, और x हाइट को हमने y ही माना हुआ है फिलहाल के लिए, ठीक है, ठीक है, ये हाइट। सो यू वाई स्क्वायर आपका यू वाई कितना है u साइन थीटा, देयरफॉर दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ए वाई कितना माइनस जी, ठीक है, और ये हाइट हमने y ही माना हुआ है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy, ठीक है। सो आप देख लीजिए वी वाई स्क्वायर विद द टाइम कैसे g और y पे डिपेंड कर रहा है, g और y पे डिपेंड कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है, कि ऐसे ही हो गया। हर एक इक्वेशन की अपनी मीनिंग है। मैंने कहा वी वाई यहाँ 0 हो गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये पूरा टर्म जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वहाँ मैंने बताया था टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ देख लीजिए हाइट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जी तो कांस्टेंट है। सो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये देखिए कि ये कितने इंटरेस्टिंग हैं, इसको पूरे फिगर को समझने के लिए ये कितने इंटरेस्टिंग इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगर ये इक्वेशंस एक बार माइंड में क्लियर हो गया ना, आपका सारा का सारा रिजल्ट आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। सो आइए अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम सीखते हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। सो इन सभी को एक साथ वाइप कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद हम इनके रिजल्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब हम छोटा सा एक
फिगर बनाएंगे सो दैट कि आपको फिगर के थ्रू समझना आसान रहे। ठीक है, छोटा सा फिगर बनाएंगे और पहले सारा रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं जो इक्वेशन के थ्रू हमने लाया था। ठीक है, और उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलिए छोटा सा फिगर पहले ये लीजिए, छोटा सा फिगर हमने बना दिया। यू एंगल से हमने फेंका था, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एंगल थीटा। अब आइए एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट यहीं हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट एंड यहाँ वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमारा ए एक्स 0, वाई डायरेक्शन में ए वाई माइनस जी। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, वी एक्स इज यू कॉस थीटा, अगेन सेम रह जाता है, एंड वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, उसके बाद x निकाला था आपने, हमने कहा था डिस्टेंस निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी ओनली, एंड यहाँ y निकालने के लिए डिस्टेंस इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ये लीजिए, फाइनल वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओनली। ठीक है, एंड वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GY। इतने सारे रिजल्ट्स आपको हर वक्त हैंडी बिल्कुल याद रहने चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यहाँ मैं बना देता हूँ मैक्सिमम हाइट पे कि वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज 0। ठीक है, और एक इस पॉइंट पे भी बना देता हूँ, यहाँ के एक फिगर को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ये y के डायरेक्शन में और ये x के डायरेक्शन में। ठीक है, सो लेट दिस एंगल आफ्टर टाइम t इज, यहाँ पर के एंगल को हम दिखा रहे हैं फाई से। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल इज फाई। ठीक है, सो आइए आफ्टर टाइम t अगर कोई एंगल हमें निकालना हो, ठीक है, आफ्टर टाइम t, तो आफ्टर टाइम t आप देखिए ये क्या है आपका, ये vx है एंड ये vy है। ठीक है, सो रिजल्टेंट ही उनका वेलोसिटी शो कर सकता है आफ्टर टाइम t। लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ पहले, आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, सो आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा जो कि टेंजेंट के अलोंग है। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब आप देखिए वी एक्स स्क्वायर कितना है आपका, वी एक्स यू कॉस थीटा है, देयरफॉर दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड वी वाई स्क्वायर। सो आपको पहले लेना पड़ेगा ये आपका वी वाई स्क्वायर जो है, सॉरी ये वी वाई, सो वी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, सो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब एंगल अगर निकालना है फाई, तो tan फाई इज, ठीक है, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है आपका, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई हाउ मच, आपका यू कॉस थीटा। ठीक है, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए,
मैंने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे ये पूरी क्वांटिटी घटती जा रही है, ठीक है ना। पूरी जो न्यूमरेटर की क्वांटिटी है u sin थीटा t माइनस जी टी घटती जा रही है, ठीक है। घटते घटते एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब यहाँ पहुँचती है तो बिल्कुल वो ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि फाई मैक्सिमम हाइट से पहले तक पॉजिटिव है, यानी एंगल जो है आफ्टर टाइम टी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से पहले तक पॉजिटिव है और मैक्सिमम हाइट के बाद नेगेटिव हो जाती है। सो आफ्टर टाइम टी कभी भी निकालना हो इसको तो आप बिल्कुल आसानी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बस सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स का वैल्यू डाल दीजिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वी वाई का वैल्यू डाल दीजिए यू साइन थीटा माइनस जी टी, वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा, एक्सपैंड करने के बाद ये कोई ना कोई रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। tan फाई वी वाई अपॉन वी एक्स यू साइन थीटा माइनस जी टी एंड ये दिस इज यू कॉस थीटा, tan इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। सो बिल्कुल ध्यान रखिए एक एक इक्वेशन की अपनी एक कहानी है, वो ऐसे ही नहीं है कि बस इक्वेशन है और आपको इक्वेशन की तरह समझ लेना चाहिए। आपको ना उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए और जब इंटरप्रेट करना आप सीख जाएंगे ना फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगती है। जैसे ही आप इंटरप्रिटेशन बंद करेंगे आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, वैसे ही आपको लगेगा कि अरे यार इतना सारा इक्वेशन एक चीज़ को डील करने के लिए, वो भी 2D के इसको डील करने के लिए, तो कहाँ से डील कर पाएंगे इतना सारा चीज़ को एक साथ। सो आइए, ये तो हो गया आफ्टर टाइम टी। बहुत सारी बातें हैं इसमें अभी, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूज़ करना चाहते हैं इस इक्वेशन को, या इस इक्वेशन को पहले यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रिजल्ट तक हम पहुंचना चाहते हैं। अगर आप इसको एक्सपैंड करके देखना चाहते हैं, लीजिए इसमें जगह है तो हम एक्सपैंड करके दिखा देते हैं। वी वाई इज़ कितना हो जाएगा, ये एक्सपैंड कीजिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये जो माइनस में आ जाएगा 2u gt साइन थीटा टी, ठीक है। देयरफॉर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर दिस इज यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा, ठीक है। सो आसानी से आप चाहें तो इस सब को एक्सपैंड करके बहुत इजीली आप सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, कुछ रिज़ल्ट तक आप पहुंच जाइए और वेलोसिटी आसानी से निकल जाएगी। उसी तरह यहाँ पर भी आपका ये आ गया, ठीक है। सो आइए अब थोड़ा सा और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा, इन्हीं सब इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें कुछ रिजल्ट निकालने हैं, ठीक है। देखिए, आपने जब किसी ऑब्जेक्ट को किक किया या फेंका, ठीक है, जैसे जेवेलिन फेंकते हैं, ठीक है, ऐसे फेंकना पड़ता है, तो वो तो ऐसे जाता है ना ऊपर की तरफ, और जाते हुए फिर ऐसे मतलब पैराबोलिक पाथ को फॉलो करके, और हम बताएंगे थ्रू द इक्वेशन की कैसे पैराबोलिक पाथ आ रहा है, ठीक है ना, एक फॉर्मूले के थ्रू। सो आइए समझते हैं, इस इक्वेशन को पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। आइए, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। कई सारे तरीके से आप निकाल सकते हैं, बट हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज कैपिटल टी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकालना चाह रहे हैं। सो आप देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसे फेंका गया था विद द एंगल एंड विद द हॉरिजेंटल। जब फेंका गया था तो वो पूरे पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने के बाद फिर से हॉरिजेंटल पॉइंट पर जाकर
हिट कर देता है, हॉरिजेंटल एक्सिस पे जाके हिट करता है। और हॉरिजेंटल एक्सिस पे जब जाके हिट करता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x एंड y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि हॉरिजेंटल एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। देयरफॉर ये जो है उस पॉइंट पर जाके एट पॉइंट A, हम मान लेते हैं एट पॉइंट A, ठीक है, OA, एट पॉइंट A ये y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब ये क्या है, दोनों में t कॉमन है, कितना आ गया, u साइन थीटा माइनस हाफ gt, ठीक है। सो या तो t 0 होगा, इधर दिस t इज 0 और u साइन थीटा माइनस हाफ gt इज 0, ठीक है। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। सो अब देखिए, अगर t 0 ले लेते हैं तो वो कौन से पॉइंट को शो करने लगता है, इनिशियल पॉइंट को शो करने लगता है। t 0 मीन्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है, t 0 इनिशियल पॉइंट को शो करने लगता है। देयरफॉर हम इनिशियल पॉइंट नहीं कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वैसा टाइम निकालना है जो किसी ऑब्जेक्ट को पूरा ट्रैजेक्टरी ट्रैवल करने में लगा हो, ठीक है। देयरफॉर इसे हम अबेंडन करते हैं, यानी हटाते हैं। अब हमारे पास बच गया कितना, u साइन थीटा माइनस हाफ gt, और ये एक ऐसा टाइम है जो बता रहा है कि इसमें टाइम लग रहा है और वो अपने पूरे डिस्टेंस को, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर y एक्सिस पर पहुंच जाता है, सॉरी उस पॉइंट पर पहुंच जाता है x एक्सिस पर जहां y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। देयरफॉर दिस u साइन थीटा माइनस हाफ gt इज, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ gt, ठीक है। अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस बिकम्स इक्वल टू 2u साइन थीटा एंड दिस comes into numerator, this is t, ठीक है। t is equal to 2u sin theta upon g, यही वो टाइम है जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, यही वो टाइम है जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं और इसी को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। यही वो टाइम है जो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है और इसे ही हम कैपिटल T से, लाइए हम इसको यहाँ पर कैपिटल T लिख देते हैं, ठीक है। आप चाहें इसे चेंज कर सकते हैं, ये कैपिटल T से लिखा गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, यही फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन g, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। t is equal to 2u sin theta upon g, this is called time of flight। so easily आपने time of flight भी निकाल लिया है, ठीक है। अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, यानी पूरा आपको पैराबोलिक पाथ फॉलो करने में जितना टाइम लगा था वो निकल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूला से हमारा सारा काम निकलता चला जाएगा, ठीक है ना, जो फॉर्मूला आ गया है उसी के थ्रू। तो हॉरिजेंटल रेंज निकालने के लिए तो हमें यही x डिस्टेंस निकालनी है ना, जो शुरू से हमने माना हुआ है, ये वाला, ठीक है, x, यही हमको निकालना है। देयरफॉर हॉरिजेंटल रेंज के लिए लिख रहे हैं, हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है, इसको कैपिटल R से हम शो कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू x को ही, ये जो x है इसी को हम लिख लेते हैं r, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, ठीक है। इसी t को हम कैपिटल लिखें चूंकि वही टाइम है ये, देयरफॉर दिस इज u cos थीटा इंटू t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। अब देखिए ये u और ये u मल्टीप्लाई होगा, u स्क्वायर हो गया, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई g, ठीक है। अब दिस इज u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g,
ठीक है, दिस इज योर हॉरिजेंटल रेंज। दो फॉर्मूला बैक टू बैक आप आसानी से निकाल चुके हैं। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तीसरा फॉर्मूला निकालना है हमें मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। आप बहुत सारा इक्वेशन है, किसी को भी और भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, वो आप फ्री हैं अपना कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, आइए हम यहाँ पर हॉरिजेंटल रेंज यहीं पर निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, क्यों जाएंगे इधर उधर। सो दो फार्मूला तो निकल गया है, एक आपका निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा आर निकल गया है। अब आइए, आप जानते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट, पहले हम लिख लें यहाँ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसको हम एच मैक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो एट मैक्सिमम हाइट आप जानते हैं कि देख लीजिए, वहाँ पहले भी मैंने समझा दिया है, वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज 0। देयरफॉर ये इक्वेशन जब लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई। देयरफॉर ये 0 हो गया। देयरफॉर दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई। ठीक है, 2g वाई इधर लेके चले आइए, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, अब यहाँ से अगर y लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइडेड बाई हाउ मच, डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, यही है वो h मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ y। ठीक है, सो दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। देख लीजिए, तीनों फॉर्मूला आपका, ये जो तीनों मेन फॉर्मूला है यहाँ जो इनिशियल में ही हमने बताया था, वो तीनों आ चुका आपके सामने। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, रेंज इज यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, याद रखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज में 2 न्यूमरेटर में है। ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज में न्यूमरेटर में ही 2 है, एंड मैक्सिमम हाइट में डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो ये ट्रिक है, यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा अपॉन जी, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, एंड h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, सो ये है हमारा एक पर्टिकुलर, देखिए 3-4 इक्वेशन है, दोनों तरफ x के कंपोनेंट में, y के कंपोनेंट में, और फिर आप वहाँ से एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालने में सक्षम है। ठीक है, अब आइए इन सब को भी थोड़ा थोड़ा हम इंटरप्रेट कर देते हैं इसी दिए हुए फिगर में, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी समझने में कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सो अब इस रिज़ल्ट को पहले हम मिटा लेते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट को वाइप करने के बाद तब आपको हम इसको फिर से समझा देते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, इसी रिज़ल्ट से बताना चाह रहे हैं जो अभी लाए हैं, अभी डेराइव किए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का आपके पास फॉर्मूला था 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा को एक साथ अपॉन जी। ठीक है, एंड देखिए तो u साइन थीटा कितने के बराबर है, uy के बराबर है। ठीक है, 2uy अपॉन जी, 2 एक नंबर है एंड g को हम लोगों ने कांस्टेंट माना हुआ है। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। ठीक है,
टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से समझ लीजिए, उसी फॉर्मूला को हमने यूज़ किया है, ठीक है। u साइन थीटा हमने यहाँ से u y, उस प्रोजेक्टाइल का जो फिगर है उससे हमने यूज़ किया है। तो u साइन थीटा इज u y, 2 एक नंबर एंड g कांस्टेंट, देयरफॉर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u y, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। u स्क्वायर को u इंटू यू लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा एक्सपेंड कर देते हैं इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। देयरफॉर आप ये देखिए, एक को 2 को यहाँ ले लीजिए और एक u को इसके साथ लिख लीजिए u साइन थीटा, और दूसरे को इसके साथ लिख लीजिए u कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई g। अब आप देखिए 2 तो एज इट इज़ है, u साइन थीटा कितने के बराबर है, फिर से u साइन थीटा u y के बराबर है, ठीक है, एंड u कॉस थीटा u x के बराबर है डिवाइडेड बाई g। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ठीक है, नंबर। देयरफॉर रेंज जो है वो दोनों बातों पर डिपेंड करता है, u y पे भी एंड u x पे भी, वो अकेला अकेला नहीं किसी एक चीज़ पर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन डील करने में आपको थीटा दिया ही हुआ रहेगा, ठीक है। आप देख लीजिए, हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन दिया हुआ हो और आप रेंज निकाल लेंगे। ये जब हम हो सकता है न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो एक दो न्यूमेरिकल इस पर करके दिखाएंगे। यहाँ भी अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, थीटा पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ये आसानी से टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकल जाएगा अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। आसानी से रेंज निकल जाएगा अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो। यू एक्स यू वाई आसानी से आप लिख लीजिए, और ये डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर, उस बात को भी समझ लीजिए। आइए अब तीसरा वाला फॉर्मूला भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है हमारा एच मैक्स, ठीक है। एच मैक्स था ये हमारा, दैट एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। देयरफॉर क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको u साइन थीटा होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2g, एंड u साइन थीटा किसके बराबर है, u y के बराबर, u y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। 2 एक नंबर है, g कांस्टेंट है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट भी किस बात पर डिपेंड कर रही है, ओनली एंड ओनली स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। रेंज जो है वो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इनिशियल डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, बट आपने देखा टी जो है वो भी यू वाई पे डिपेंड कर रही थी और एच मैक्स उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो फिर से यहाँ पर अगर आपको थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तब भी आप आसानी से इस रिजल्ट के थ्रू आप निकाल सकते हैं, क्या, हाइट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो ये तो सिर्फ अभी बेसिक है, जो अभी हमने बताया था उन सब के सिर्फ एक बेसिक है। एक पॉइंट और मैं डील कर देना चाह रहा हूँ सो दैट कि ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो आइए उस पॉइंट को भी डील कर ही लेते हैं यहीं पर, नहीं तो इतना सारा फॉर्मूला है, फिर बाद में अगर डील करेंगे दूसरे क्लास में तो फिर से सारे इक्वेशन को हो सकता है लिखना पड़ जाए मुझे। तो आइए समझते हैं इस बात को, ठीक है। आपने x निकाला हुआ है, ये देख लीजिए, x निकाला हुआ है, दैट इज u cos theta into t, therefore t is equal to how much, x divided by u cos theta, ठीक है। और दूसरा आपका कितना है, y आपका है, सो y कितना है, दैट इज u sin theta माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब इस t का वैल्यू निकाल कर यहाँ u sin theta t है, सॉरी, ठीक है, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब उस वैल्यू को निकाल कर यहाँ डाल दीजिए, u sin थीटा
t के बदले में इन प्लेस ऑफ t दिस इज x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g फिर से x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ u से u कैंसिल आउट, दिस बिकम्स इक्वल टू tan थीटा इंटू x। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, हाफ g अपॉन, थोड़ा सीधा कर लें इस लाइन को, हाफ g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, ये पूरा आप ऐसे ले लीजिए या छोड़िए बाद में ले लेंगे। ठीक है, सो कितना आ गया आपका, y इज इक्वल टू, ये आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे आप बहुत सारे रिजल्ट तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो बहुत इजीली इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप किसी भी रिज़ल्ट तक पहुंचने में बहुत आसानी मिल सकती है आपको। अब आइए वो उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम बहुत सारे रिज़ल्ट पर पहुंचेंगे, अगले क्लास में हम करके देखेंगे। बट अभी हम जो समझाना चाह रहे थे, अब आप इसमें देखिए ये स्लोप को शो करता है tan थीटा। आपने बहुत सारे अपने 9th-10th के क्लास में भी स्लोप के बारे में समझा होगा, और स्लोप के बारे में आपकी जो भी जानकारी होगी ये सब भी एक पर्टिकुलर, देखिए x क्या है, एक फंक्शन है, वेरिएबल है, ये आपका एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ x पे और यहाँ x स्क्वायर पे। सो y को हम फिर से लिख सकते हैं ax, ठीक है, माइनस bx स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए x स्क्वायर का टर्म है विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, सो x स्क्वायर का टर्म विथ नेगेटिव साइन है माइनस bx स्क्वायर, ये तो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, बट y इज इक्वल टू माइनस bx स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये एक इन्वर्टेड पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला। ठीक है, इन्वर्टेड पैराबोला का शेप आपको दिखाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये है आपका इन्वर्टेड पैराबोला। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो मैथमेटिक्स में पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह का ढेर सारा वहाँ पर इक्वेशन आएगा कोऑर्डिनेट में। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा इक्वेशन सब आता है। सो जहाँ पर निगेटिव होगा वहाँ पर इन्वर्ट कर जाएगा वो पैराबोला, आप देख लीजिए वहाँ इन्वर्ट किया हुआ है। और चूंकि ये मिक्स है, अकेला नहीं है, नहीं तो हो सकता था कि ओरिजिन के अराउंड ऐसे जाता। ठीक है, लेकिन आपने कहाँ शुरू किया है, इनिशियल पॉइंट को ही ओरिजिन पर रखा है। देयरफॉर ये एक इक्वेशन है। देयरफॉर a यहाँ पर कितने के बराबर है, tan थीटा के बराबर है, एंड b जो है आपने कितने के बराबर माना हुआ है, दैट इज g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, सो मेनली इस बात पर डिपेंड कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि कोई प्रोजेक्टाइल क्यों फॉलो कर रहा है एक पैराबोलिक पाथ को, इस इक्वेशन से वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब हम अपने आज के इस क्लास को प्रोजेक्टाइल मोशन के यहीं पर फिनिश करना चाहते हैं। अगले क्लासेस में यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद इनके बहुत सारे अभी रिलेशंस बचे हुए हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करके हम लोग देखेंगे। होप कि आपने बहुत ही इंजॉय किया है इस पूरे क्लास को। आगे भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहेंगे, उस हिसाब से कौन सा टॉपिक है, क्या लेना चाहिए, क्या छूट गया है। ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।